आगे बढ़ेंगे। कोरोना अपनी तमाम तर तबाहकारियों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। हमारी गलतियों और बद एहतियातियों की वजह से इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। रोजाना करीब 6000 अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। 150 से 200 अफराद रोज कोरोना से हलाक हो रहे हैं। पूरे मुल्क की अगर बात करें तो कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,12,359 हो गई है, जबकि 3,426 अफराद की मौत हो चुकी है। 45,063 लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। और वहीं मुल्क भर में कोरोना का अगर कहर किसी रियासत में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना की मजमूई तादाद 39,297 है। मरने वालों की मजमूई तादाद 1,390 हो चुकी है। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ 30,000 के करीब अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। मुंबई में 800 से ज़्यादा अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। पूरी रियासत में 10,318 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। वहीं कोविड-19 से निपटने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जायज़ा मीटिंग तलब की। मीटिंग में जून और जुलाई के महीने में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत से किसी भी मुमकिन नामुसाइद हालात से मुकाबला करने के लिए अस्पतालों और डॉक्टर्स को तैयार रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने धारावी कंटेनमेंट जोन के लिए खुसूसी तदाबीर इख्तियार करने को भी कहा है। इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है कि कोरोना से मुकाबले के दौरान गैर कोरोना आम मरीजों का भी ख्याल रखा जाए। इस बीच वज़ीर आला उद्धव ठाकरे रियासत में कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग उन्होंने तलब की है। ये मीटिंग 12 बजे शुरू होना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस अहम मीटिंग में सभी वज़रा शामिल रहेंगे। ख्याल रहे कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने तमाम अजला से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी। और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सूरत हाल है उस पर हम वहाँ के मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं, वुज़रा हैं, उनसे भी लगातार राब्ते में हैं, उनसे भी लगातार हम बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ उदय सामंत जी मौजूद हैं, जो कि रियासती काबीनी वज़ीर बराए आला तालीम हैं, मिनिस्टर फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हैं। उदय सामंत जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कंट्रोल है उसकी वजह से बहुत हद तक इसका कहर इतना है भी नहीं। रत्नागिरी के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि 116 कोरोना के मरीज सामने आए, लेकिन उसके बावजूद अभी वहां पर क्या हालात? मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रत्नागिरी जिले में है। रत्नागिरी से मैं चुन के आता हूँ। अभी तक रत्नागिरी में 116 मरीज है, लेकिन उसमें से जो ठीक होने का परसेंटेज है वो बहुत है। और उसमें एक जो बात है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जो है वो एक कुटुंब प्रमुख करके पूरा काम निभा रहे हैं। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में 39,297 लोग जो कोविड से बाधित है, उसमें से अभी तक 10,318 लोग ठीक होके घर गए हैं और 1,390 लोगों की मौत हो गई है। इससे ऐसे ये पता चलता है कि जो डेथ का रेशो भी जो है वो महाराष्ट्र का कम है। वेस्ट बंगाल का 9.75 है, गुजरात का 6.6 है, मेघालय का 8.33 है, मध्य प्रदेश का 5.93 है। तो उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में अच्छा काम यहाँ चल रहा है। लेकिन बम्बई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ये जो एरियाज है जी वो ज्यादा बाधित है और उसमें मरीज भी ज्यादा है। और ये पूरा लॉकडाउन जो है वो 31 तारीख तक महाराष्ट्र में चलेगा। ये लॉकडाउन अच्छी तरह से महाराष्ट्र के सब लोग निभा रहे हैं और इसकी वजह से ही महाराष्ट्र का जो मरीजों का ठीक होने का जो रेशो है वो बहुत है। मेरे ख्याल से 39,000 मरीजों से 10,000 मरीज 10,318 अच्छे होके अभी घर गए हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अपनी एहतियात जो है वो बेहद ज़रूरी है। लॉकडाउन 4 की आपने बात की, इसमें कुछ रियायतें जो हैं वो भी दी जा रही हैं, ख़ासकर अगर महाराष्ट्र को देखें। और क्या कुछ प्लान जो है वो अब आगे के लिए है, क्योंकि इकोनॉमी को पटरी पर लाना बेहद ज़रूरी है, साथ ही साथ कोविड-19 का भी ख्याल रखना है।
अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें रेड जोन है, कैंटनमेंट है, जी। ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है। हम्म। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने जो अभी डिक्लेयर किया है कल परसों, जी। उसमें रेड जोन और नॉन रेड जोन ये दो ऐसा वर्कआउट किया है। और जहां नॉन रेड जोन है वहां की इंडस्ट्री है, वहां के छोटे छोटे उद्योग है, वहां के शॉप्स है और वो शुरू करने के लिए इजाजत दी है। अंडर डिस्ट्रिक्ट जो टूरिस्ट लोग हैं उनको भी यहाँ वहाँ जाने का मौका दिया जाएगा। जो टैक्सीज है उसमें कितने लोग जाने चाहिए, जो ऑटो रिक्शा है उसमें कितने लोग जाने चाहिए, ये भी गाइडलाइन सीएम साहब ने पूरे महाराष्ट्र को दी है। और मेरे ख्याल से 4th में भी जो सारी हवाई सेवा है, रेल सेवा है, मोनो सेवा है, मोनो मेट्रो दोनों ही है, स्कूल है, कॉलेजेस है, कोचिंग क्लासेस है, ये सब बंद कर दिया गया है। जो पहले से था वैसा ही वो चलेगा। सार्वजनिक स्थले, होटल्स, क्लब, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल सब बंद रहेगा। तो 4 में जो चौथा लॉकडाउन है उसमें थोड़ी अगर शिथिलता है, लेकिन जो सार्वजनिक प्लेसेस है, जो जहाँ स्थले है, जहाँ हम गैदर होते हैं, जहाँ मीटिंग्स होती है, वो सब बैन कर दिया गया है। जैसा पहले था वैसे ही आगे जाना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन खुद सीएम साहब ने दी है। और शाम से 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरा कर्फ्यू जैसा रहेगा। और मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन में ये कोविड-19 का जो प्रभाव है वो कम होते जाएगा। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहेगा जो कोविड होने के बाद भी यहाँ इंडस्ट्री चालू है, यहाँ अच्छी तरह से लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी लेके काम कर रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र एक प्रकार स्टेट। जी उदय सामंत जी, हमारे पास ये भी खबरें हैं कि आज भी उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो एक अहम मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें तमाम तर आगे का जो हालात हैं उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। और लगातार पहले दिन से ये हम देख रहे हैं कि खुद सीएम तमाम तर हालात पर नजर रखे हुए हैं। मुझको एक अच्छी तरह से कहना चाहिए कि सीएम साहब ने जो पूरा परिस्थिति हैंडल की है वो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से की है। आज भी देखो 12 बजे हमारा एक वीडियो कॉलिंग पे कॉन्फ्रेंस है जी। वो कोविड का ही है। जो यहाँ की खेती है, खेती में क्या करना चाहिए, खेती में क्या करना आगे रहेगा और शेतकरी जो है उनको कैसा आगे लेना चाहिए, इसके बारे में हमारे सब मंत्री महोदय के साथ सीएम साहब अभी बात करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से सीएम साहब हर एक जो घटक है उसके ऊपर नजर दिए हुए है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सीएम साहब का जो काम चल रहा है वो महाराष्ट्र की जो जनता है उसने स्वीकार किया है। और कोविड के बारे में भी जो निर्णय सीएम साहब ले रहे हैं और हमारा मंत्रिमंडल ले रहा है वो अच्छी तरह से हम काम करने की हमारी सोच है और उससे हम आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा कि सभी को मिलकर इस कोरोना से लड़ना है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड के ताल्लुक से है ये सवाल, कि यूजीसी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो फाइनल एग्जाम थे उनको कैंसिल करवाने की बात भी सामने आ रही है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें पेश ना आए। पहले तो एक बात है कि जो एनुअल सेमेस्टर है उसके पहले की सब एग्जाम मैंने मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कैंसिल कर दी है। जी। अभी जो लास्ट सेमेस्टर का जो प्रॉब्लम हो गया है उसके बारे में मैंने खुद यूजीसी से लेटर लिखा है कि ये हमको अगर लेना है तो बहुत परेशानियां हमारे सामने आएंगी। और उसके बाद में जो यूजीसी की गाइडलाइन रहेगी उसके साथ हम चलेंगे, क्योंकि यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो हर राज्य में एग्जाम कैसा लेना चाहिए, एग्जाम की पैटर्न कैसा लेना चाहिए, इसके बारे में वो गाइडलाइन है। और अगर लास्ट में अगर यूजीसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो हमारे जो सीएम साहब है, डिप्टी सीएम है और खास करके जो युवाओं का नेतृत्व करते हैं वो आदित्य जी के नेतृत्व में ये अंतिम परीक्षा जो है वो भी कैंसिल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल, तो यानी काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रही है। अब इन बच्चों की आगे की एजुकेशन के लिए किस तरह से आगे काम किया जाएगा, ख़ासतौर से क्या आपको नहीं लगता कि अब जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है उससे तमाम लोगों को बाखबर होना चाहिए और इन्हीं चीज़ों को लेके हमें आगे बढ़ना है? कोविड-19 ने जैसा
मैं हर बार बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात भी अब हम सबको सिखाई है, उसमें से ये है कि अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन सब लोगों को सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र में भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो केजी से लेके पीजी तक रहेगी, क्योंकि ये कोविड का जो प्रादुर्भाव है मेरे ख्याल से अभी 5 महीना 6 महीना आगे रहेगा। और अगर वो रहता है तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम कैसा डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट लोगों को वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा कैसा एजुकेशन दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र में करने के लिए हमने पुणे और बम्बई में 2 स्टूडियो बनाने का फाइनल किया है, वो भी फाइनल स्टेज में है। और आपको एक अच्छी बात कहना चाहिए कि ऐसा है कि ऐसा पैटर्न है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करती है, यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन का काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने कोरोना टेस्टिंग लैब भी बनाई है। कोल्हापुर रहेगा, औरंगाबाद रहेगा, अमरावती रहेगा, नांदेड़ रहेगा, इसमें कोरोना टेस्टिंग लैब भी हमने शुरू की है। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन देने का काम नहीं करती है, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तब उसको हेल्प करने का भी काम हमारे विभाग के यूनिवर्सिटी ने किया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई और इसीलिए हम तमाम चीज़ें अपने दर्शकों नाज़रीन के सामने रख रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि कैसे हम इस कोविड-19 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो की बात हमने कर ली, टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास इसकी? महाराष्ट्र में जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमारे डिपार्टमेंट के खुद के 49 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे 7 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका भी हमने अपग्रेडेशन करने का सोच लिया है। उसके लिए हमने ये बजट में 1300 कोटी की तरतूद कर दी है। उसमें जो मैंने पहले ही बोला कि जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी रहता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के तरह से जो कुछ एजुकेशन लोगों को देना है, बच्चे लोगों को देना है, विद्यार्थियों को देना है, वो देने के लिए हम तैयार हैं, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी बदलाव आना चाहिए और उसका हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बारे में भी हमने जो तज्ञ लोग हैं उनकी कमेटी बनाई है। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन रहे या हायर एजुकेशन रहे, इसमें देश में महाराष्ट्र अग्रगण्य रहेगा, 1 नंबर पे रहेगा। बिल्कुल। और एजुकेशन के साथ साथ फिर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें कोशिश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर हुआ है, इफ़ेक्ट पड़ा है, तो वो रोज़गार पे भी पड़ा है। ये भी मानते हैं आप? नहीं, रोजगार का भी प्रॉब्लम ये कोविड-19 में हो गया है, ये तो सही है, लेकिन अभी इसके आगे जाके इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन ये साथ में रहना चाहिए। इसलिए अभी हम हर एक कॉलेज को पेरेंट इंडस्ट्री ऐसा एक कंसेप्ट लेके आगे आ रहे हैं, जिससे जो कॉलेज में विद्यार्थी स्टूडेंट सीख लेगा, उसको डिग्री मिलेगी, उस कॉलेज में अगर पेरेंट इंडस्ट्री का रहेगा तो उस इंडस्ट्री में उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। ऐसा एक फॉर्मेट हम पूरा महाराष्ट्र में बना रहे और उसका नियोजन पहला हमने पुणे में जो COEP कॉलेज है, जो अच्छा आसिया में 3 नंबर का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, उसमें हम ये पैटर्न बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक पूरे वर्ष भर में आगे जाके ये अच्छी तरह से हम रन करेंगे और मेरे ख्याल से बेरोजगारी भी महाराष्ट्र में दूर होने के लिए ये अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक अहम मीटिंग भी उन्होंने ली थी और ख़ासतौर से जून और जुलाई के महीने में हम किस तरह से इस कोरोना से निपट सकते हैं, इसके बारे में भी बात की थी। और ये जून और जुलाई के महीने ये एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अहम माने जाते हैं, तो इस ताल्लुक से क्या कुछ खास? महामहिम राज्यपाल महोदय का सहकार्य मेरे डिपार्टमेंट को भी रहता है, क्योंकि वो हमारे कुलपति है जी। वो भी अच्छी तरह से महाराष्ट्र पे नजर देकर है। लेकिन ये सब जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी है कि पहले वाले जो कॉलेज है वो कब शुरू होने चाहिए, वो तो 1 अगस्त से शुरू करो, ऐसा यूजीसी का कहना है। जो 12th के आगे के सब कॉलेज है वो 1 सितंबर से शुरू करो, ऐसा यूजीसी का कहना है। लेकिन अभी कोविड-19 का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, कितने महीने तक रहता है, इसमें सब एजुकेशन सिस्टम निर्भर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
जब ये कोविड-19 खत्म होगा तभी हम ये डिसीजन ले सकते हैं कब स्कूल शुरू होंगे, कब हाई स्कूल शुरू होंगे, कब कॉलेजेस शुरू होंगे। तब तक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना ये हमारा प्रयास है और करके रहेंगे। जी, बहुत सही आपने बात कही कि सभी को मिलकर आगे जाना है। तो हमारे इस चैनल के ज़रिए से हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे तालीम ले रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि वो अपना जो टाइम है वो एजुकेशन की तरफ लगा सकें और अब बहुत सारी चीज़ों से वो बाहर निकलें, आगे बढ़ें। क्या कुछ मैसेज? अभी तो हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 34 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसमें से 26 लाख स्टूडेंट का अभी एग्जाम हमने रद्द कर दिया है। अभी 9 लाख स्टूडेंट के बारे में हम सोच रहे हैं। सब स्टूडेंट को यही कहना है कि जब तक कोविड का प्रभाव ही चालू है, आप घर में बैठ के ही अपना जनरल नॉलेज पढ़े, आपका स्टडी आप घर में बैठ के ही करें, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी घर में रहने की सलाह दे। तो ये स्टूडेंट लोगों को भी एक जिम्मेदारी है कि अभी परीक्षा रद्द हो गई, उसके बारे में अभी हम एंजॉयमेंट ही करेंगे। तो ऐसा मत करो, आगे भी आपको सीखना है, आगे भी जाके भारत का अच्छा नागरिक बनना है। तो इसलिए घर में रह के कोरोना से लड़ना चाहिए और घर में बैठ के आप स्टडी करो, यही मेरा सुझाव है। जी, और इसी तरह से जो टीचर्स हैं और ख़ास तौर से जिनके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के जो सब टीचर लोग हैं, प्राध्यापक हैं, हमारे प्रिंसिपल है, शिक्षकेतर कर्मचारी है, उनके बारे में मुझको एक अलग सा अभिमान है क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट ये कोरोना के ये कोविड-19 में ये डिपार्टमेंट को, ये गवर्नमेंट को किया है वो मेरे ख्याल से अभूतपूर्व है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कोविड का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र में है और सीएम साहब ने एक आह्वान किया था कि सीएम फंड में कोविड का प्रादुर्भाव रोकने के लिए सीएम फंड में पैसा जमा करे, तो मैं अभिमान से कहना चाहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट ने अभी तक कुल मिला के 35 करोड़ सीएम फंड में जमा कर दिए। उसमें हमारे प्राचार्य लोगों की सैलरी है 1 दिन की, उसमें प्राध्यापक लोगों की है, टीचर्स लोगों की है, शिक्षकेतर कर्मचारियों की है, यूनिवर्सिटी के लोगों की है। तो हमारे ये सब जो एम्प्लॉइज है वो भी एक सोशल वर्क करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पीछे है और वर्क फ्रॉम होम की जो एक संकल्पना है वो पहले हमने महाराष्ट्र में शुरू की थी और उसको भी बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स ये सब लोगों ने दिया है। जी, तो बहुत अच्छी बात है और इस कोविड-19 से हम सबको मिलकर ही लड़ना होगा। और उदय सामंत जी ये भी चाहेंगे, चूँकि महाराष्ट्र की तरफ सबकी नज़रें हैं, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है कोविड-19 से, पूरे मुल्क के लिए या फिर सेंटर से क्या कुछ ख़ास आप मदद चाहेंगे? किस तरह के कुछ ख़ास मैसेज कहना चाहेंगे? सेंट्रल ने तो पैकेज डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जैसा मेट्रो, बहुत बड़ा मेट्रो सिटी देश का जो है वो बम्बई है, मुंबई है, उसके बाद पुणे है, नागपुर है, पिंपरी चिंचवड़ है, जहाँ ये कोविड-19 का प्रादुर्भाव बहुत है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सब सुख सुविधा के लिए कुछ तो पैकेज होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमने शिवसेना के माध्यम से, मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से ये मांग पीएम साहब को की है कि ये जो बहुत बड़े मेट्रो सिटीज है उनके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। और आप अगर देखें तो मुंबई में भी अभी मेरे ख्याल से 60,000 बेड की प्रोविजन मुंबई में की गई है और भी 40,000 बेड की प्रोविजन सीएम साहब के नेतृत्व में हो रही है। ये सब सीएम साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य जी ठाकरे सब देख रहे हैं, लेकिन जो लोगों का सपोर्ट है वो भी अच्छा सपोर्ट महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को मिल रहा है। इसी वजह से आज मेट्रो सिटी होते हुए भी हम ये कोविड के जो मरीज है वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो बहुत कुछ हमारे आज नाज़रीन के सामने आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका अदा करना चाहेंगे उदय सामंत जी, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और नाज़रीन आपको बताएं कि अभी हमारे साथ मौजूद थे उदय सामंत जी, जो कि मिनिस्टर हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र के, और अब से कुछ ही देर बाद जो महाराष्ट्र में मीटिंग होने वाली है उस पर भी लगातार हमारी नज़र